मित्रों, आज हम अज्ञेय का अरुणाचल प्रदेश विषयक यात्रा साहित्य पर बातचीत करेंगे। 1974 ईस्वी तक अरुणाचल का केंद्र शिलोंग ही रहा। 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी के मध्य सैनिक जीवन के दिनों में अज्ञेय का हेडक्वार्टर शिलोंग था। 1945 ईस्वी के जनवरी के पहले सप्ताह के पश्चात पूर्वी सीमा प्रांत के भी पूर्वोत्तर प्रदेश का दौरा उनके हिस्से पड़ा। परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने इसे तत्परतापूर्वक स्वीकार किया। अरे यायावर रहेगा याद का पहला लेख परशुराम से तुर्खम, एक टायर की राम कहानी का प्रारंभ बिंदु यही है। स्थान की दृष्टि से अज्ञेय की यात्रा का पड़ाव अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय रहा। इस तरह वे इन राज्यों की सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं। हिंदी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसने अरुणाचल क्षेत्र की अभिव्यक्ति उस समय की जब बहुत सी भाषाओं को यह सुयोग प्राप्त नहीं हो सका। राष्ट्र की वाणी के लिए अज्ञेय का अवदान है अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञेयकृत अरे यायावर रहेगा याद को पढ़ने से अनायास ही ध्यान इस ओर चला जाता है कि लेखक ने घुमक्कड़ी के संस्कार को भारत के उत्तर पूर्व अंचल ने ही उद्धृत किया। लेखक का यात्रा संस्मरण यात्रा साहित्य विधा का रूप ग्रहण कर प्रत्यक्ष हुआ है। संप्रति यह स्थिति है कि अधिकांश यात्रा वृत्त या इतिवृत्तात्मकता की परिधि में रहकर यात्रा वृत्तांत के रूप तक ही चूक जाते हैं, यात्रा साहित्य का रूप ग्रहण नहीं कर पाते। जीवन जीने की ललक, यात्रा के प्रति समर्पण भाव, कवि दृष्टि एवं भाव सम्मिलित भाषा ने यात्रा संस्मरण को श्रेष्ठ यात्रा साहित्य की श्रेणी में ला खड़ा किया है। अरे यायावर रहेगा याद की विशेषता को मानस यात्रा के रूप में लक्षित किया गया है। हिंदी में इससे पूर्व इस प्रकार की विशेषता से युक्त यात्रा संस्मरण दुर्लभ था। ये यात्रा संस्मरण देश से आत्मीय संबंध के कारण भी विलक्षण बन पड़े हैं। क्षण के जीवन दर्शन को स्वयं लेखक ने स्वीकार किया था। यात्री सहृदय को नहीं भूलता। स्थान के समग्र साक्षात्कार की ललक ने वृत्तांत को मूर्त रूप में उपस्थित किया है। अज्ञेय स्वयं को जंगल का व्यक्ति मानते थे, गांव या शहर का नहीं। जंगल के लोग घुमंतू जीवन जीते हैं, इसे इसी क्षेत्र का प्रभाव कह सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सैनिक अधिकारी की हैसियत से अज्ञेय को दौरे का सुयोग प्राप्त हुआ। उन्हें ट्रक की सुविधा उपलब्ध थी। यात्रा में हमें कैप्टन अज्ञेय का ट्रक ड्राइवर वाला रूप भी दिखता है। अज्ञेय स्थान के बारे में पहले ही परिचय प्राप्त कर चुके थे। उनमें उस क्षेत्र के प्रति आत्मीय लगाव पनप चुका था। वे कुंडिनपुर के उन महलों को देखने की भावना लिए चल पड़ते हैं जहां रुक्मिणी ने बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की होगी। पुस्तक में प्रयुक्त शब्द मिठुन और खामटी से पता चलता है कि उनकी जानकारी का स्रोत अंग्रेजी माध्यम था। उल्लेखनीय है कि मिसमी जनजाति में चेहरे को कुछ अन्यथा रूप में रखने की परिपाटी श्री कृष्ण के समय से ही चली आ रही है। अज्ञेय क्रांतिकारी जीवन जी चुके थे, इसलिए उनका ध्यान इस तथ्य की ओर गए बिना नहीं रहता
कि ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने में सीमा प्रांतों या पिछड़े प्रदेशों के पॉलिटिकल एजेंटों और ईसाई प्रचारकों का चूली दामन का साथ रहा है। यहाँ हमें मध्यकाल के सूफी याद आते हैं। अज्ञे की राष्ट्रीय भावना हमेशा जागृत रहती है। पिछड़े शब्द को उन्होंने विशेष जोर देकर प्रयुक्त किया है। उन्होंने अपने हिमालय के अंग सागर माथा का माउंट एवरेस्ट नाम अखड़ता है। सन 1856 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में यह नाम रखा गया था। उस समय वे भारत में सेवा में थे। उन्होंने उस शिखर को न देखा था और न ही कभी वहां गए थे। इस तरह अज्ञे उपनिवेशवाद का प्रतिरोध करते हैं। उन्हें सीमा प्रदेशों में जाने के लिए परमिट के लिए फिरंगी पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर जाना भी अखड़ जाता है। उन्हीं के शब्द हैं, पर अपने ही तीर्थ तक जाने के लिए परदेशीय सत्ता के अहमन्य प्रतिनिधि का मुंह जोहना जैसा चुभता है, उसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। स्पष्ट है कि अज्ञे के मानस में अखंड भारत की परिकल्पना है। बाधा रहित आवाजाही इसका एक लक्षण है। उत्तर प्रदेश से बिहार जाने में तो इनर लाइन परमिट की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है। अज्ञे द्वारा वर्णित स्थितियां अभी भी विद्यमान हैं। फिरंगियों के चले जाने पर भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने फिरंगी की सलाह के कारण इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक नहीं समझा। राष्ट्र के स्वर को ब्रिटिश भारत में अनसुना किया गया और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अनसुना किया गया। घने जंगलों का वर्णन चित्र भाषा में करने के कारण पाठक पाठ से ध्यान हटा नहीं पाता। जो इस क्षेत्र में रहते हैं, दूसरे क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए सतर्क भाव से गाड़ी चलाने का भाव धड़कन की तरह अनुभव करने जैसा है। उपमान अधिकांश अनुच्छेदों में है। इस तरह कवि कर्म एवं स्वचेतन वृत्ति के चिन्ह पंक्तियों में लक्षित किए जा सकते हैं। आज के तीर्थयात्री को सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वह उस दृश्य को देख सके जो 1950 ईस्वी में आए भूकंप के पूर्व विद्यमान था। जिस श्रृंग के कारण ब्रह्मपुत्र में आवर्त बना था, जो परशुराम कुंड था, वह श्रृंग धंस चुका है। कुंड अब नहीं है। भूकंप के कारण पहाड़ धंसने से ऐसा हुआ था। अज्ञे ने स्केच के रूप में इसे उपस्थित कर भावी पीढ़ी को वह दृश्य सुलभ करा दिया। स्केच का निर्माण काल सन 1945 ईस्वी है। स्केच के नीचे कोष्ठक में दी गई टिप्पणी बाद की है। अज्ञे संस्कारवान यायावर थे। इसे हम यात्रा प्रसंगों में लक्षित कर सकते हैं। गुम्पा के रुमाल बांधते हुए लेखक वाला चित्र इसका साक्षी है। परशुराम कुंड और सोते में किए गए स्नान को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। कुंड का जल बर्फ सा ठंडा था, जबकि सोते का गर्म। स्नानार्थी को यह क्रम सुखद लगा। अज्ञे यह लक्षित किए बिना नहीं रहते कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले स्नानार्थियों से अधिक उत्साह उनके पाप मोचन के लिए वहां जुटे हुए मिस्मी जनजाति के स्त्री पुरुष दिखाते हैं। स्नानार्थी मुक्ति की कामना लिए स्नान कर निकले नहीं कि मुक्ति पथ के सहायक ये लोग उनकी धोती, गमछा, लंगोट जो कुछ है खींच लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी
मुक्ति की कामना लिए व्यक्ति को उस परम निष्पाप अवस्था में ही दिगंबर रूप में अपने सूखे कपड़ों तक जाना पड़ता है। इसका विरोध संभव नहीं है, यही रीति चली आई है। वर्णन में हास्य के पश्चात व्यंग्य की शैली का प्रयोग है। लेखक की यह टिप्पणी बड़ी मार्मिक है। विकसित सभ्यता के पापों का बोझ अविकसित जातियों द्वारा ढोया जाता है। यहाँ लेखक ने विद्यमान विसंगति को दर्शाकर विकसित सभ्यता पर प्रहार किया है, अविकसित जातियों का उल्लेख कर। अज्ञेय जंगल में बिना प्रकाश के गाड़ी चलाने जैसे रोमांचक कार्यों के अभ्यासी से थे। पंक्चर पहिए को बदलना, सांप काटने पर क्लीनर की झटपट पट्टी, यह सब यायावरी की योग्यता का प्रमाण है। जंगल की यात्रा से वापस लौटने पर लेखक के मन में एक उपमान पहुंचता है, जैसे फिरंगी पॉलिटिकल एजेंटों के दफ्तरों से वनवासी ताड़ित कर दिए जाते होंगे। लेकिन यायावर के मन में जो जंगल की पुकार गूंजती है, उसे सर्किट हाउस के कमरे की दीवार नहीं रोक सकती। ये अज्ञेय के शब्द हैं। आज जिसे जनजातीय विमर्श के रूप में जाना जाता है, वह यही जंगल की पुकार है। हिंदी गद्य में इसका उल्लेख अज्ञेय साहित्य में मिलता है। जंगल की पुकार अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति की पुकार के रूप में सबसे पहली बार उल्लिखित है। अज्ञेय यात्रा में इतिहास की कड़ियों को जोड़ते चलते हैं। इसे सदिया के प्रसंग में देखा जा सकता है। यथा कुंडिन के बारे में प्रसिद्धि, पिछली सदी के आरंभ में खंडहरों का उल्लेख और बाद में उसकी जगह अभेद्य जंगल की बात लिखा जाना, महाभारत काल के राजा भीष्मक का उल्लेख, भीष्मक के एक वंशधर की कथा और मिथक बुरंजी का संदर्भ, सदिया और सुटिया जैसे नामों की व्युत्पत्ति, सुटिया राजाओं के द्वारा ताम्रेश्वरी देवी के मंदिर का बनवाया जाना और अंग्रेज यात्री द्वारा 1848 ईस्वी में मंदिर को देखा जाना, जंगल द्वारा प्रदेश का लील लिया जाना, प्रकृति एवं राजनीति द्वारा परिवर्तन। अज्ञेय इस यात्रा संस्मरण में अल्प शब्दों में रेखांकित करते हुए बहुत कुछ कहते चलते हैं। इस क्षेत्र में अज्ञेय का आगमन एक अविस्मरणीय प्रसंग के रूप में उपस्थित होकर रहा।